चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 15 चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 14 और 15 उसी पर मुश्तमिल है। पहले सिंपल ये एक ही चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 10। अब इसको दो में स्प्लिट कर दिया है, चेक को सेपरेट कर दिया है और बाकी दो जो है उनको अलग रख दिया है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था क्या। तो बेटा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो था वो एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो किसी भी शख्स के राइट या लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और उसमें तीन आते थे: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। तीन उसके अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आते थे। तो हमने इन दो के एसेंशियल देखे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के। साथ में हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे थे, हमने इनकी पार्टीज भी देख ली थी और चेक के बारे में भी हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें हैं जो मजीद डिस्कस होना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। बेटा, एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से इस बार क्वेश्चन मस्ट आना है और वो टॉपिक तकरीबन हर दूसरी अटेम्प्ट में टेस्ट होता है। कभी कभी कंसेक्टिव टर्म्स में भी अटेम्प्ट जो होती हैं उनमें टेस्ट हो जाता है। तो लिहाजा क्रॉसिंग ऑफ चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। उसका रटा मारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो तीन चीजें देखी। नंबर वन, हमने कहा कि भैया देखो, ये इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब इसकी पोजेशन, इसकी ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर हो जाए जस्ट डिलीवरी से या इंडोर्समेंट से। ये दो तरीके थे। तो हमने कहा कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, नंबर वन बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है। बेयरर से मुराद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर किसी शख्स का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि जिसके पास वो नोट मौजूद होता है वही उसका ऑनर होता है। जिस तरह की एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक एक वैलिड चेक है। मिसाल के तौर पे आपको कोई शख्स चेक देता है, ये हम चेक बनाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पे टू, नाम नहीं लिखता, यहाँ पे डेट डाल देता है, अमाउंट डाल देता है और नीचे सिग्नेचर कर देता है। तो आप ये चेक लेके जब बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको पैसे दे देता है। ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो होल्डर है, जिसके पास ये चेक है, वही उसका ऑनर है। ठीक है। तो लिहाजा बेयरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाते थे, जबकि हमने कहा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे नाम लिखा होता है। मिसाल के तौर पे इधर लिख दिया गया है पे टू अहमद, अहमद को पे करना है, तो अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। मतलब जो बनाने वाला है, जो चेक काटने वाला है, जो ड्रॉर है, वो एक ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि भैया इस बंदे का नाम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसका, उसको पे करना है आपने। तो लिहाजा ये अब जस्ट डिलीवरी से इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप इसे डिलीवरी करते भी हैं, कोई और शख्स लेके जाता है तो बैंक उसे कैश नहीं देगा। आपको इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी के साथ इंडोर्समेंट भी करनी होगी। मतलब आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि मैंने ये चेक, अहमद को लिखना पड़ेगा कि ये चेक मैंने बिलाल को ट्रांसफर कर दिया है। अब ये चेक बिलाल अगर लेके बैंक में जाता है तो वो उसको पैसे दे देंगे। तो लिहाजा बेयरर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि डिलीवरी भी हो और साथ में इंडोर्समेंट भी हो। तो लिहाजा ये दोनों इसमें एसेंशियल थे। अब बेटा, तीन इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। तीन इंस्ट्रूमेंट हमने देखे। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट ये हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होंगे, ये बेयरर नहीं हो सकते। मतलब इसके ऊपर जिस शख्स को पैसा पे करना है उसका नाम लिखा होना जरूरी है। जबकि चेक जो है ये बेयरर भी हो सकता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की ही किस्म है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है किसी थर्ड पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन डेट या फिक्स्ड डेट। ठीक है। तो लिहाजा बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जबकि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी है, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा होता है, जो ड्राई होता है, जिसने पैसे पे करने होते हैं, वो हमेशा बैंक को होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फर्क है
कि भैया चेक के केस में जो ड्राई है, जो थर्ड पर्सन है, उसने जिसने पैसे देने हैं वो हमेशा बैंक होगा, हमेशा ऑर्डर बैंक को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल दी थी कि आप अपने इलाके में जाते हैं घूमने फिरने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप अपनी बड़ी सारी गड्डी के ऊपर घूम फिर रहे हैं, गड्डी बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये बड़ी सारी गड्डी है। अब मेरी पेंटिंग आपने नहीं चुरानी बच्चे, पता नहीं अब ये क्या बन गया। खैर यहाँ पे स्टेयरिंग है इसका और इधर आप बैठे हैं। खैर अब अपनी गड्डी पे घूमने फिरने गए हैं, इसको आप गड्डी ही समझिए। तो बाबा आपको एक मिल गया आपके गांव का और उसने आपसे पैसे मांग लिए हैं। बाबा बैठा है और उसने आपसे पैसे मांगे हैं। आप कहते हो, आप क्योंकि अमीर बन रहे हो भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बड़ी सारी गड्डी पे आप शौकिया मार रहे थे। तो उसने कहा कि पुत्र मुझे कुछ पैसे चाहिए। आपने कहा बाबा ठीक है, लेकिन पे कौन करेगा? बाबा कहता है कि यार मेरा एक छोटा पुत्र है शीदा, बाबे का एक बेटा है शीदा, छोटा सा, ओके। वो बाहर काम करता है, वो जब आ जाएगा दिसंबर में तो वो आपको पैसे पे कर देगा। तो आप कहते हैं ठीक है बाबा जी मुझे ये लिख के दे दो। तो बाबा क्या करता है कि पेपर निकालता है, उसके ऊपर लिखता है कि आई ऑर्डर, मैं ऑर्डर देता हूं किसको? शीदे को, कि मैं वो 31 दिसंबर को आपको पैसे दे देगा। ये एक ऑर्डर था, किसका? बाबे का ऑर्डर था। किसको? शीदे को, कि भैया 31 दिसंबर को वो पैसे आपको दे देगा। तो ये होता है हमारा जो बनाने वाला, इसको ड्रॉर कहते हैं। जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसने पैसे देने उसको ड्राई कहते हैं। और जिसको पैसे मिलने हैं, जो कि आप हो, अहमद कर लेते हैं, तो ये पेई कहलाता है। अब बेटा ये तो एक होता है नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन चेक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? यहाँ पे अगर बाबा आपको चेक बना के देता है तो वो जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो उसको ऑर्डर दे रहा होगा। देखिए एचबीएल का चेक है, तो बाबा क्या करेगा? चेक काटते हुए एचबीएल को ऑर्डर देगा कि जब आपके पास अहमद नोट लेके आए या चेक लेके आए, आपने इसको पैसे दे देने हैं। तो लिहाजा चेक के केस में जो ड्राई होता है, जिसने पैसे देने हैं, वो हमेशा बैंक होगा। जबकि नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई और शख्स भी हो सकता है। क्लियर है बच्चे कंसेप्ट यहाँ तक बिल ऑफ एक्सचेंज का? जी सर। चले जी, गुड हो गया। अब हम चेक को थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसकी डिटेल वगैरह देखते हैं। वो कहते हैं चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। मतलब जो ड्राई होगा, जिसने पेमेंट करी है, वो हमेशा बैंक होगा। और दूसरा, ये सिर्फ ऑन डिमांड पेबल होगा। मतलब जब तक आप चेक जाके बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे, बैंक आपको पैसे देने का पाबंद नहीं है। मतलब भाभी ने आपको चेक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वाले अब आपके पास भागते हुए फिर रहे हो, जी अहमद कितने पुत्र, पैसे देने हैं, किधर है, ढूंढ रहे हैं गड्डी लेके, जी पैसे पहुंचाने हैं। नहीं, ये सिर्फ डिमांड के ऊपर मिलेंगे, कि जब आप डिमांड करेंगे। जबकि नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिमांड भी हो सकता है या फिक्स डेट भी हो सकती है, कि भाई देखो उसके ऊपर डेट नहीं डाली जाती। ये बाबे ने जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, शीदे को ऑर्डर दिया, यहाँ पे 31 दिसंबर तारीख लिख रहा है, 31 दिसंबर को शीदा खुद इसे पैसे दे देगा। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसके ऊपर डेट स्पेसिफाइड है। इससे पहले आप शीदे से पैसे डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके ऊपर ये डेट नहीं डालता, बल्कि बाबा ऑर्डर देता है कि जब भी तुमसे अहमद आके पैसा मांगे तो शीदा जो है उसे पैसे दे देगा। तो ये होता है बेटा डिमांड इंस्ट्रूमेंट, कि आपकी डिमांड के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। तो चेक पे बेटा डेट तो होती है, चेक पे हमें पता है कि यहाँ पे डेट मौजूद होती है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं कर देती। मतलब अगर आज की डेट में बाबे ने आपको चेक काट के दिया है तो बैंक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो आपको पैसे दे, जब तक कि आप खुद जाके नहीं मांगेंगे। तो लिहाजा चेक, पहला फर्क, हमेशा इसमें बैंकर इन्वॉल्व होगा, और दूसरे नंबर पे ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताएं बच्चे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपने कभी चेक यूज किया है वैसे? बेसिकली बैंक से कभी कैश निकलवाया हो, जमा कराया हो, या आपका बैंक परसों अकाउंट, आपके निकलवाया। पास चेक बुक हो? जी सर, परसों भी निकलवाया।
अच्छा, परसों में निकलवाया, वाह जी वाह, माशाल्लाह। आप बड़े लोग भाई, बड़े लोग, बढ़िया लोग, बढ़िया गड्डिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, आप तो इस बड़ी गड्डी पे घूम रहे हो। अच्छा, अब अब देखो, मिसाल के तौर पे ये बाबा था, ठीक है, इस बाबे ने एक चेक लिख के दिया था। आप इलाके में गए, ठीक है, आप वहां पे घूम फिर रहे थे, आप शौकिया मार रहे थे, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अंदर से आपको पता है ये ना, जब हम ऑडिट पे जाते हैं ना, खास तौर पे, एक तो यार कैमरे के बगैर पढ़ाने का मजा नहीं आता, लेकिन कल इंशाल्लाह अपने लॉ की क्लास मॉर्निंग में होगी हमारी 8 बजे, और टैक्स की क्लास जो होगी वो हमारी 9 बजे होगी, क्योंकि कल फिर मैंने ट्रैवल करना है। तो जब हम ऑफिस पहुंच जाए तो फिर कैमरे में पढ़ाएंगे, क्योंकि कैमरे में और चीज मजे होती है, लाइव क्लास। अच्छा, खैर अब इसी पर गुजारा करें। तो क्या हुआ बच्चे कि आप जनाब जी, हम जब खासतौर पे ऑडिट पे जाते हैं ना, तो वहां पे हमारी बड़ी आवभगत होती है, हम ऑडिटर बने होते हैं, हालांकि होते हम ट्रेनी है। महीने बाद रूल रूल के हमें कोई 12-13 हजार, आजकल क्या स्टाइपेंड रेट चल रहा है बच्चे, है आइडिया कुछ? 15? 15 नहीं हो सकता यार, फॉर्म वाले मर जाएंगे। नो सर, नहीं है। ओके, जो भी अज्यूम कर लेते हैं 15 हजार, तो लगा हमें तो 15 हजार मिल रहा होता है, वो भी एंड पे मर मर के। ये तो हम क्लाइंट पे गए होते हैं, थोड़ी हमने वो क्या कहते हैं अपने टशन बनाए होते हैं, फर्म में तो हमारी कुत्तों वाली हो रही होती है बहरहाल। तो लिहाजा वहां पे जब हम जाते हैं ना, तो हम बड़े शौके होके फिर होते हैं जी, वो यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो यार ऑडिटर, तो हर किसी को हम रगड़ा लगा रहे होते हैं, हम बंदे को बंदा नहीं समझ रहे होते। हमारी इनर फीलिंग जो होती है ना, हमें पता होता है कि हमारी औकात क्या है, वैल्यू क्या है। और खास तौर पे जब हम मैनेजर या कोई बंदा कह दे सर आप तो बड़े बंदे हो, आप तो ऑडिटर हो, आप जो करे, तो फिर हम ऊपर से तो थोड़ी सी शौके हो रहे होते हैं, और हम क्या भी रहे होते हैं ऊपर ऊपर से, जिस तरह हो जाता किसी अमीर बंदे को कहो सर जी तुम बड़े बंदे हो, नहीं वो आजिज़ी का इजहार करते हुए कहते हैं नहीं सर जी अल्लाह का करम है, गरीब बंदे हैं। सेम इसी तरह जब हमें कोई कहता है सर जी तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हम भी उसे कह रहे होते हैं आजिज़ी का इजहार करो, नहीं सर जी गरीब बंदे हैं। बेसिकली वो हम आजिज़ी का इजहार नहीं कर रहे होते, हम अपनी अंदरूनी शर्मिंदगी छुपा रहे होते हैं हम अपनी हकीकत बता रहे होते हैं। तो सेम इस तरह भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के शोखे होके फिर रहे थे अपने इलाके में, तो बाबे ने आपसे पैसे मांग लिए। अब बाबे को आपने कहा जी मुझे पैसे दो। बाबा कहता है यार मेरा बैंक यहाँ से ना तुम्हारे रास्ते में पड़ता है जाते हुए, तो तुम ये करो मुझे पैसे दे दो और जाते हुए वहां से पैसे निकलवा लेना बैंक में। तो बाबा क्या करता है, आपको चेक लिख के दे देता है। मिसाल के तौर पे बाबे ने ये चेक बनाया, इसके ऊपर लिखा पे टू अहमद, या बेयर इंस्ट्रूमेंट कर दिया सम ऑफ ₹2 लाख, जो भी होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे डेट होगी, ठीक है, डेट डाल दी उसने, और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर मार दी। ओके, अब जो बाबा है इसके बैंक अकाउंट में पैसे टोटल 2 लाख ही पड़ा हुआ है। आपने को जब बाबे ने ये चेक इशू किया, आपने चेक लिया, आप जा रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था, आप रुके नहीं, आपने कहा मैं अगले हफ्ते आपके पैसे निकलवा लूंगा। आपने उस दिन पैसे नहीं निकलवाए और चले गए, ठीक है, आप घर चले गए। अगले दिन बाबे ने खुद जाके वहां पे 2 लाख का चेक प्रेजेंट किया। अब बाबे के अकाउंट में पैसे कितने मौजूद है? 2 लाख। 2 लाख रुपया पड़ा है। एक तो 2 लाख का चेक उसने आपको दे दिया, ऐसी बात है। जी सर। दूसरा 2 लाख का चेक अगर वो अपना खुद बना के जाके प्रेजेंट करता है, तो उसको 2 लाख बैंक देगा या नहीं देगा? देगा सर। देगा। शाबाश। तो यही पॉइंट अगला है कि वो कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी को चेक इशू करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये असाइनमेंट ऑफ फंड हो गई। मतलब अगर बाबा आपको चेक इशू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बैंक में पड़ा हुआ 2 लाख जो है वो आपके नाम पे असाइन हो गया, अब वो बाबा नहीं निकलवा सकता। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता, ठीक है। जी सर। ओके, पार्टीज टू द चेक सेम बिल ऑफ एक्सचेंज वाली होती हैं। ड्रॉर उस शख्स को कहते हैं जो चेक बना रहा होता है। ड्राई उस शख्स को कहते हैं जिसने पे करना है। तो उस केस में हमेशा बैंकर होगा। यहाँ पे बैंकर की डेफिनेशन है, बैंकर से मुराद कोई भी पर्सन जो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है, उसे बैंकर कहते हैं, जिसमें लैंडिंग आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, डिपॉजिट्स आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो बैंकर क्या, एक ऐसा पर्सन जो किसी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसको बैंकर कहा जाता है। तो ड्राई जो होगा वो हमेशा बैंकर होगा। और पे कौन है? ये वो शख्स जिसको पैसे मिलने होते हैं। यहाँ पे आप थे, समझ आ गई।
ड्रॉर कौन था? बाबा। ड्राई कौन था? HBL। और आप कौन थे? पेई। क्लियर है? पार्टीज क्लियर है? जी सर। एसेंशियल बेटा सारे वही हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं कि ये राइटिंग में होना चाहिए, इसके अंदर ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ऑर्डर डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चेक के ऊपर आप ये नहीं लिख सकते कि अहमद भाई एक टांग के ऊपर डांस करके आएगा तो बैंक वाला पैसे देगा, नहीं। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। उसको ड्रॉर ने मतलब बाबे ने साइन किया होना चाहिए, 3 पार्टीज का होना जरूरी है। द ऑर्डर मस्ट पे टू अ सर्टन सम ऑफ मनी, पैसे जो ऊपर लिखे हैं वो सर्टेन होने चाहिए, ऐसे नहीं लिखा रहा होना चाहिए कि 2 लाख या और 250,000, 2-2.5 लाख दे दो भाई इसको, तो ये कोई वर्डिंग नहीं है। सर्टन सम होना चाहिए, सिर्फ पैसे क्या लेन देन होना चाहिए, ये हमने एक असेंशियल देखा था नेगोशिएबल लिस्टों में। इस तरह स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए और ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। असेंशियल क्लियर है बच्चे? जी सर। अच्छा जी, ये डिफरेंस आपने खुद ही पढ़ना है। हम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब ये टॉपिक जो है ना, ये जरा दिमाग खोल के समझने वाला है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है, बहुत कम चांस है कि एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा चांस है कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता तो एमसीक्यूज मस्ट आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से मस्ट आएगा। तो ये आप लिख के रख लें, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि एंड पे जाके रोले डाल रहे होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, तो बेटा क्लास में ही मैं आपको बताता जाता हूं कि ये टॉपिक इस एग्जाम के लिए मस्ट है। ओके, मूव करते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक आप सबने देखा हुआ है, मानूर आपने भी देखा हुआ है बच्चे? जी चले जी, हम देखते हैं कितना देखा हुआ है आपने, हम भी देख ही लेते हैं। ये एक चेक है, ओके। यहां पे लिखा होता है पे टू अहमद सम ऑफ ₹2 लाख। आगे कोई वर्डिंग होती है लिखी हुई, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे डेट होती है और यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं और यहाँ पे कोई वो मैग्नेटिक इंक से कोड लिखे होते हैं उनके, ऐसा होता है। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे होता है, ठीक है। जी सर। ये एक चेक है, इसको कहते हैं बेटा ओपन चेक। ओपन चेक मतलब एक ऐसा चेक आप बैंक में जाके प्रेजेंट करो, आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको कैश चाहिए, तो ये चेक आप जाके बैंक में दोगे, वो आपको कैश दे देगा। आपको कैश नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, तो आप जाके ये चेक जो है बैंक को दोगे और कहोगे जी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो वो इसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। मतलब आप इसे दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, ऐसी बात है। जी सर। अब अगर यहाँ पे नाम लिखा है, ये तो काफी एक बेहतर चीज है, मतलब आपका नाम लिखा हुआ है, एक बड़ी बेहतर सिक्योर चीज है कि आपके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता। हाँ, कोई भी अहमद नाम का बंदा निकलवा सकता है, ऐसी बात है। अगर यहाँ पे अहमद लिखा है तो आप अहमद है, आपके अलावा कोई और शख्स अहमद है, क्योंकि इसके ऊपर वल्दियत तो नहीं लिखी होती। आपके अलावा कोई जी और अहमद बैंक में लेके जाता है तो वो निकलवा सकता है पैसे, ऐसी बात है। जी सर। और सेम इस तरह अगर इस चेक के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो भी इसको लेके जाएगा उससे पैसे मिल जाएंगे। तो अगर ये आपकी जेब से गिर जाए और किसी को मिल जाता है तो वो जाके बैंक से पैसे निकलवा लेगा, ऐसी बात? यस सर। बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, आप इसको 2 तरीकों से सिक्योर कर सकते हो। या तो इसके ऊपर अपना नाम लिख दो, लेकिन ये कम सिक्योरिटी है, ऐसी बात है। यस सर। क्यों? उसी नाम का बंदा कोई और निकाल सकता है। आप क्या कहते हो कि आप कहते हो कि यार इस चेक को सिर्फ मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, कैश में ये चेक नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अहमद नाम का तो दूसरा बंदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका एक चेक एक ऐसा शख्स उठाए जिसका नाम अहमद भी हो और इसका वहां पे बैंक अकाउंट भी हो, जिस बैंक में आपने जमा कराना है, जिस बैंक का ये चेक है। तो लिहाजा अब आप चाहते हो कि इसको सिक्योर कर दें कि ये चेक जो है इसके ऊपर कैश ना मिले, जस्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो।
एक तो ये कि आप सिक्योरिटी के लिए, दूसरे नंबर पे बेटा लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि भैया ट्रांजैक्शन या पैसे का लेन देन बिजनेस में हमेशा क्रॉस चेक के थ्रू करो, ताकि बैंक टू बैंक करो, ताकि एक ट्रेल जो है वो मेंटेन रहे। ऐसी बात है। यस सर। ओके, अब आप चाहते हो कि ये जो चेक है ये कैश ना हो सके, मतलब ये सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो सके, तो आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर 2 लाइनें यहां से लगा देते हो। ये एक जनरल क्रॉसिंग कहलाती है। अब जब ये आपने चेक क्रॉस कर दिया, आप इस चेक को कैश नहीं करा सकते। आप जब भी बैंक में लेके जाओगे वो आपको कैश नहीं देगा, बल्कि वो इसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ऐसी बात है। यस सर। शाबाश, ये होती है जनरल क्रॉसिंग। मिसाल के तौर पे आप केपीएमजी के अंदर इंडक्टेड है, आप वहां पे आर्टिकल कर रहे हैं, तो स्टाइपेंड भी आपको हमेशा चेक की फॉर्म में मिलती है। केपीएमजी का बैंक एचबीएल है, ठीक है, तो ये चेक भी एचबीएल का होगा। यस। ओके, वो आपको पैसे देती है, आपके 3 बैंक अकाउंट है। आपका एक बैंक अकाउंट एचबीएल में भी है, यूबीएल में भी है और एमसीबी में भी है। जब ये चेक जनरली क्रॉस है, मतलब जस्ट 2 लाइनें लगी हैं, तो आप इस चेक को अपने इनमें से किसी भी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा सकते हो। ऐसी बात है। यस सर। मतलब आप इसे जाके एचबीएल वाले को दोगे, उन्हें कहोगे मेरे एचबीएल के अकाउंट में डाल दो, तो वो ट्रांसफर कर देंगे। आप यूबीएल में जाते हो, उनको ये वाला एचबीएल का चेक पकड़ाते हो, तो उनको कहते हो जी मेरे यूबीएल वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो यूबीएल वाले कर देंगे। इसी तरह आप एमसीबी के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मतलब जनरली क्रॉस चेक एक वो चेक होता है जो सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है, मतलब या आप कह सकते हैं अकाउंट ट्रांसफर होता है, और दूसरे नंबर पे एनी बैंक किसी भी बैंक अकाउंट में जा सकता है। ठीक है, ये जनरल क्रॉस जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसी बात है। अच्छा, अब आपको ये भी आइडिया होगा कि जब आप किसी कंपनी में मुलाजमत के लिए जाते हो, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो अपना बैंक होता है जिसमें कंपनी का अकाउंट होता है, वहीं पे एम्प्लॉय का भी अकाउंट ओपन करवा देते हैं। ऐसी बात है। यस सर। हाँ, जाहिर सी बात है कि भाई वो जो है क्या कहते हैं बैंक वालों के साथ उनकी वो होती है ना, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट्स वगैरह होती है, और बैंक वाले भी नहीं चाहते यार उनके पैसा जो है वो दूसरे बैंक में जाए। अब जाहिर बात है, आप एचबीएल का अकाउंट का चेक जो है आप अपने यूबीएल में जमा कराओगे, तो एचबीएल से पैसा निकल के यूबीएल के पास चला जाएगा। ऐसी बात है। यस सर। तो बैंक वालों की कोशिश होती है कि भाई एक कंपनी है तो उसके तमाम एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट भी इधर ही हो, ताकि इधर एचबीएल के ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता जाए, पैसा बाहर ना जाए। ऐसा हो सकता है, लॉजिकल है ये बात। ऐसी बात है ना। यस सर। अच्छा जी, अब केपीएमजी जब आपको चेक देती है तो वो ये चाहती है कि आपका ये चेक सिर्फ एचबीएल के ही अकाउंट में जाए, मतलब आप इन दो में जमा ना करा सकें। ये चेक आपका सिर्फ एचबीएल के अकाउंट में ही जमा होगा। तो वो क्या करेगी, जब चेक को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे बीच में छोटा सा एचबीएल लिख देगी। ठीक है, इन 2 लाइनों के दरमियान एचबीएल लिख देगी। अब ये चेक नंबर 1 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, नंबर 2 अब ये किसी और बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ किसमें होगा, एचबीएल वाले आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसको स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा चेक जिसके ऊपर पेई बैंक जो है वो भी स्पेसिफाइड हो, उसको स्पेशली क्रॉस्ड चेक कहा जाता है। पहला चेक जनरली क्रॉस ओपन था, आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट में उसे जमा करा सकते थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एचबीएल लिख दिया, मतलब आप एचबीएल के अलावा किसी और बैंक अकाउंट में इस चेक को जमा नहीं करा सकते। तो इसको कहते हैं स्पेशली क्रॉस्ड चेक। क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब
हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई चेक ट्रांसफर हो सकती है, ऑनरशिप, ये आपके नाम का चेक है, यस आप इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो ना, आगे निगोशिएट कर सकते हो इंडोर्समेंट के बिल्कुल। जरिए। मिसाल के तौर पे आप घर गए, आपका छोटा भाई बिलाल बैठा, उसने जाना है कल बैंक, आप उसको इंडोर्स कर देते हो बिलाल का नाम लिख के कि तुम यार पैसे निकलवाते आना, ऐसा हो सकता है। यस सर। अब आपकी फर्म ये चाहती है कि भैया आप इसे आगे निगोशिएट ना कर सके, मतलब आप किसी और को आगे ये चेक ट्रांसफर ना कर सकें। समझ आ गई बात? मतलब आप ही सिर्फ इसे अपने अकाउंट में डलवा सकें। जी सर। हाँ, क्लियर है? तो वो क्या करेगी, यहाँ पे दो लाइनों के दरम्यान जब HBL लिखा तो आगे लिख देगी पेई अकाउंट ओनली, पेई अकाउंट ओनली। पेई कौन है? अहमद, जिसको पैसे मिलने हैं। अकाउंट ओनली, सिर्फ उसी के अकाउंट में जाना चाहिए, मतलब ये सिर्फ अहमद के अकाउंट में ही चेक जमा होगा, ऐसी बात है। यस सर। तो जनरली क्रॉस में क्या रिस्ट्रिक्शन लगती है कि चेक जो है वो कैश, उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, मतलब आपसे कैश ले सकते हैं। स्पेशली क्रॉस में क्या होता है, उसकी जनरल बैंक का करेक्टरिस्टिक्स भी खत्म हो जाता है, किसी एक स्पेशल बैंक में उसने जाना है। और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या होता है कि भाई उसकी ट्रांसफरेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, मतलब वो सिर्फ उस बंदे के ही अकाउंट में जाएगा जिसका ओरिजिनली नाम ऊपर लिखा हुआ है। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। क्लियर है? यस। अच्छा, तो क्या मतलब, जब एक चेक रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस होगा तो वो आगे निगोशिएट नहीं हो सकता? नो सर। अगर वो आगे निगोशिएट नहीं हो सकता तो मतलब फिर तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहा वो। क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसफर हो सके, निगोशिएट हो सके। अगर एक चेक रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस्ड है तो इसका मतलब है कि भैया वो आगे फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही निकल गया। यस सर। नहीं, चेक हमेशा रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही, मतलब आप उससे बिलाल को निगोशिएट कर सकते हो, लेकिन बिलाल का जो टाइटल होगा वो गुड नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर ये रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस चेक है, अहमद बैंक में लेके जाता है, तो बैंक वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों? उसके ऊपर लिखा है सिर्फ अहमद को पे करो, अहमद खुद किया, वो चुप करके आपके अकाउंट में डाल देंगे, ऐसी बात है। जी सर। लेकिन अगर आप इसको लिख देते हो ट्रांसफर टू बिलाल या इंडोर्स टू बिलाल, और बिलाल बैंक में पैसे लेके जाता है, तो अब बैंक क्वेश्चन करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस चेक था, इसे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रांसफर हो गया, ऐसी बात है। यस सर। तो बिलाल का टाइटल अच्छा नहीं होगा, बैंक क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि हाँ भाई तुमने ये क्यों लिया। फिर उसके बाद बिलाल कहां से? KPMG से कंफर्म करेगा बैंक कि भाई इस तरह एक चेक आपने अहमद के नाम पे इशू किया था, रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस था, इसको बिलाल लेने आ गया है, तो क्या मुझे बताओ कि इसे कैश करना है या नहीं करना। अगर यहाँ से KPMG इजाजत देगी तो बिलाल को पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ऐसी बात है। यस सर। तो लिहाजा रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस्ड चेक ट्रांसफर हो सकता है, निगोशिएट हो सकता है, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप है उसका टाइटल गुड नहीं रहेगा। मतलब आप लेके जाते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर बिलाल लेके जाता है तो बैंक वाला क्वेश्चन करेगा, शक करेगा, ऐसी बात है, शक आ जाएगा। बस इतना फर्क है, वरना चेक निगोशिएबल फिर भी रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो लिहाजा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाईली इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ है ही नहीं, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। चलो जी, ये पढ़ें, तीनों पढ़ें, तीनों और से पढ़ें।
हाँ जी, जी सर। क्लियर है, यस सर। सिमिलर चीज है। आगे भी इसी तरह ये वाला टॉपिक भी सेम वही है कि भैया अगर कोई शख्स चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिख देता है तो इसका क्या मतलब कि चेक निगोशिएबल नहीं रहेगा। सेम वही इफेक्ट है जो इसका था रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का, कि निगोशिएबल तो रहेगा लेकिन टाइटल गुड है वो नहीं रहेगा। चेक कौन क्रॉस कर सकता है? चेक जो चेक बना रहा है ड्रॉर वो भी क्रॉस कर सकता है, ड्राई बैंक जो है वो भी क्रॉस कर सकता है, और पेई जो होल्डर है वो भी क्रॉस कर सकता है। कोई भी चेक को क्रॉस कर सकता है। चेक किसी भी वक्त किसी भी तरीके से क्रॉस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक चेक ओपन है तो उसे जनरली क्रॉस किया जा सकता है, ओपन चेक से जनरल क्रॉसिंग में जा सकते हैं, जनरल क्रॉसिंग से स्पेशल क्रॉसिंग से जा सकते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग से रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में भी जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ये कर सकता है, इन तीनों में से कोई भी ये कर सकता है, लेकिन रिवर्स रिलेशन में नहीं आ सकते कि एक चेक रिस्ट्रिक्टिवली क्रॉस है तो आप उसको स्पेशल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, तो ये एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ चेक, ये एक पेज है, आज अगर इसको पढ़ाया तो ये ओवरडोज हो जाएगा। आप अभी तक इसे हजम करें, ठीक है? कल हम इंशाल्लाह अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे और फिर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं। सबसे पहला हम एक चेक करेंगे कि जो हमारे जनरल 12 से टेस्ट स्टार्ट होने हैं उससे पहले हम एक टेस्ट रखेंगे जो अब तक का मिड टर्म होगा। ये एक आप कह सकते हैं इनिशियल मिड टर्म है या प्रिपरेटरी मिड टर्म होगा। इसके बाद जब हमारे प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट होंगे तो इनमें हमारे 2 मिड टर्म भी होंगे और 2 मॉक भी शामिल होंगे, ठीक है? सर 12 के बाद जो टेस्ट होंगे वो कैसे? जी बेटा, 12 के बाद यहाँ नेट चला गया था, 12 से जो टेस्ट हो रहा मैंने आपको कहा कि 12 के बाद जो हमारे टेस्ट होंगे उसमें रेगुलर टेस्ट तो होंगे ही होंगे, चैप्टर वाइज 2 मिड टर्म भी होंगे और 2 मॉक भी हमारे होंगे। जबकि ये वाला जो एक मिड टर्म होगा इसके अंदर हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये चैप्टर हमारे सारे होंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा 70% पोर्शन एक कवर होगा, बल्कि हो चुका है। और हमारे पास अभी दिन कितने पड़े हैं? माशाल्लाह अभी हमारे पास 2 मंथ पड़े, तो हम इसकी 1-2 रिवीजन भी कर लेंगे सारी, ठीक है बच्चे? है। जी सर। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल की क्लास 8 बजे होगी हमारी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।